गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। शिवांगी चौधरी, गुड मॉर्निंग। सब लोग जल्दी से कंफर्म करें ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर है तो हम सब लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज सोम का 32 लेक्चर है। अगर आप रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे तो शायद आप बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक्स ऑफ सोम समझ गए होंगे। गुड मॉर्निंग अनुराग जी, गुड मॉर्निंग प्रिया यादव, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग में कई लोग डीआरडीओ का पेपर अच्छा गया होगा, डीआरडीओ मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ इसमें से होंगे जो एसएससी का फाउंडेशन बैच कर रहे होंगे। तो एसएससी जेई 2022 तो आपका हो ही गया है, 23 के लिए आप प्रिपरेशन करें, या मेंस के लिए अगर कर रहे हैं तो मेंस में ऐसे ही कंटेंट आते हैं, पर थोड़ा अभी आपका सिलेबस इतना स्लो चल रहा है कि आप इस मेंस के लिए बहुत बेहतर परफॉर्म यहाँ के कंटेंट से नहीं कर सकते। ठीक है, जो सच्चाई है। खैर चलिए, हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुष्का राव लेफ्ट, ठीक है। शिवांगी चौधरी, गुड मॉर्निंग। एस सर, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। तो कल हम सब लोग ने थर्मल स्ट्रेस कब आएगा इस पर बात किए थे कि थर्मल स्ट्रेस कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब टेंसाइल होगा, कब कंप्रेसिव होगा। तो ये सारी चीजें हम सब लोग ने कर लिया है, डिटेल में आपको समझा दिया है। केसेस अगर थर्मल स्ट्रेस की बात करें, जैसे अगर कोई फ्री एक्सपेंशन है तो उसमें थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी लेवल पे पूछा गया है। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्री एक्सपेंशन, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री। अब इसको आप हीट करेंगे, हीट करने से स्ट्रेस नहीं आता। स्ट्रेस आता है जब रिस्ट्रिक्शंस आए। जब आप कभी भी सोचिए, आप जो करना चाह रहे हैं, भले गलत सही वो अलग नजरिया है, पर जो आप करना चाहे वो कर रहे हैं तो आप खुश हैं, कोई स्ट्रेस नहीं। बस जैसे सिंपल सी बात, दारू पीना चाहे और मस्त पीने को मिल गया, पी रहे हैं, भले वो गलत है, भले ही गलत है, बढ़ना घटना ये गलत है, लेकिन अगर आप जो करना चाहे उस पर रिस्ट्रिक्शंस आएगा, तब आप में क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो यहां पर आप फ्री एक्सपेंशन जब आप हीट किए, ये फ्रीली बढ़ गया, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। इसमें भी हम बात किए थे, अगर बोथ एंड फिक्स हो और हीटिंग करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, कूलिंग करे तो टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा वही हम कह रहे हैं, गलत सही कुछ नहीं होता, नजरिए की बात होती। गलत गलत नहीं होता, एब्सोल्यूट गलत नहीं होता, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट राइट भी नहीं होता, एब्सोल्यूट रॉन्ग भी नहीं होता। वो नजरिए की बात है। चोर को भी चोरी अच्छी लगती है, उसमें क्या दिक्कत है। हम क्यों कहें, हम किसी को क्या जज करने वाले कि कौन सही कौन गलत। हम अपने आप को ही डेली सुबह अगर हम उठें और हम अपने आप से जज कर लें कि हमने आज सही किया, उतना ही बहुत है। जिंदगी इतनी दूसरों के चक्कर में क्यों इतना बर्बाद करें अपने आप को। समझ पा रहे हैं ना। आप सुबह उठे, शाम को जब आप बैठे बिस्तर पर लेटे, तो आपको ये लगे कि आज के दिन हमने बहुत अच्छा न्यायपूर्वक बिताया, बस इतना ही काफी है। एक दिन ही, कल को दूसरा दिन कैसा क्या होगा कुछ भी पता नहीं। कल को हम क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे ये भी तुम्हें नहीं पता है, ये भी तो गारंटी नहीं है। तो आज का दिन बेहतरीन हो जाए, सुबह अच्छी हो, दोपहर अच्छा हो, पूरा दिन अच्छा हो, यही बहुत बेहतर बात है। ठीक है, खैर चलिए, गलत सही पे बहुत ज्यादा हमें नहीं लेक्चर लेना चाहिए, क्योंकि हम तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहे हैं। कभी दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी की बात करेंगे तो आगे बात किया जाएगा। खैर चलिए, तो आप ये क्लियर हो गए कि जब आप हीट करेंगे और बोथ हैंड फिक्स होगा, रिजिड वॉल्स होंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, और अगर आप कूल करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर बात हो गई। ठीक है, देखिए आप अपने आप को ही बस को मोटिवेट करते रहे, इतना ही बहुत है यार। बहुत कुछ चीजें बहुत डिस्ट्रक्टिव है, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हर एक की लाइफ में समस्याएं हैं। अगर आप किसी के पास बैठ जाए, वो अपनी ही समस्या गाता रहेगा, तो उससे नहीं मतलब है ना। हमारी अपनी खुद की समस्या वही सॉल्व कर ले, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हम सब लोग आते हैं कि अगर कंपोजिट बार हो। कंपोजिट बार मतलब क्या था, ये बहुत आसान केस था, लास्ट में हमने कराया था फोफी का एग्जांपल लेके। कंपोजिट बार है, एक कॉपर का है, एक एल्युमिनियम का है। तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें कंप्रेसिव होगा, उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जिसका अल्फा कम होगा उसमें क्या होगा, टेंसाइल होगा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जिसका ज्यादा होगा उसमें कंप्रेशन। अब जैसे ये नेता बन रहे हैं, आगे भागे जा रहे हैं, तो कोई ये कहेगा कहां भाग रहे हो, पीछे आओ। और ये कहेगा
ये इससे कहेगा भाई तू काहे धीरे चल रहे और तेज चल। बात सही, हाँ ये सही बात है कि ये जितने से इसको खींचेगा उतने से इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्स बराबर होंगे। कंप्रेसिव और टेंसाइल क्या होंगे? फोर्स बराबर। भाई हम आपको खींचे आप हमें खींचे तो फोर्स तो बराबर ही होगा। ये अलग बात है कि एक में टेंशन आएगा और एक में कंप्रेशन। फोर्स बराबर होगा, स्ट्रेस नहीं बोल रहे हैं। फोर्स और स्ट्रेस अलग चीज है। फोर्स बराबर होगा, स्ट्रेस इन सबके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया समान है तो आपको क्या कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेस भी समान होगा। तो वो सब खैर बात करते हैं। अब थर्मल स्ट्रेस, कैलकुलेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेस, अब इंपॉर्टेंस आ रही कैलकुलेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करें, तो कई केसेस कर रहे हैं। पहला केस हम कर रहे हैं, बेहतरीन केस है। अगर आपका बोथ एंड फिक्स हो, बोथ एंड क्या हो? फिक्स हो, और इस समय टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया जाए, डेल्टा टी बढ़ाया जाए। देखिए इंक्रीज की बात इसलिए करते हैं कि पॉजिटिविटी की बात रही। तो जब आपका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया गया तो क्या होगा? देखिए एक तो ऐसे सोच सकते हैं कि ये फ्रीली होता तो बढ़ जाता, ये लेकिन सोचना बहुत कठिन है, लेकिन चीज सोच लेते हैं। अगर ये फ्री होता तो बढ़ जाता, लेकिन बढ़ क्यों नहीं पाया? क्योंकि यहां पर वॉल्स हैं, इस वॉल ने आगे नहीं जाने दिया। तो जितना ये बढ़ जाता उतना ही इसने फोर्स लगा के दबा दिया, नेट कहीं नहीं जा पाए। पहली बात कि ये जो आपका रिजिड मेंबर है, जो आपका ये रिजिड वॉल्स है, ये वॉल्स है और ये रिजिड है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब अगर ये फ्रीली होता तो ये एक्सपेंड कर जाता, कितना एक्सपेंड करता वो हम बाद में देखें, और कुछ रिएक्शंस, कुछ फोर्स लग के इसको उतना दबा दिया गया, नेट ये बाहर नहीं जाने पाया। पहली बात ये। या दूसरे तरीके से सोचें कि सर जब हम हीट करेंगे तो ये बढ़ना चाहेगा, बढ़ नहीं पाएगा, बढ़ना चाहेगा पर बढ़ नहीं पाए। तो बढ़ना चाहेगा बढ़ नहीं पाएगा। अब कोई चीज अगर डेल्टा बढ़ना चाहे और वो बढ़ क्यों ना पाए? क्योंकि किसी ने दबा के रखा है। तो ये तो फील पहले से भी आ चुका है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। अब हमने मान लिया कि इसके द्वारा यहां वॉल द्वारा यहां पर फोर्स जो लगा आर लग गया, रिएक्शन आर लग गया, रिएक्शन क्या लग गया? आर लग गया। तो अब बताइए डेल्टा नेट क्या है? नेट डिफॉर्मेशन क्या है? जीरो। नेट डिफॉर्मेशन क्या है? जीरो। ये आगे पीछे नहीं जा पाया। यहाँ पे जो बैठा हुआ बिंदु है वो इससे पूछ रहा कहाँ गए, वो कहा कहीं नहीं गए हैं, मन तो था जाने का लेकिन जा नहीं पाए हैं, इस दीवार ने जाने नहीं दिया। तो डेल्टा नेट जीरो। अब डेल्टा दो तरीके से होगा, एक थर्मल की वजह से और एक उस लोड की वजह से। पर थर्मल की वजह से इलोंगेशन होगा और लोड की वजह से कंप्रेशन होगा। अब थर्मल की वजह से अगर फॉर्मूला याद करें तो देखिए अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल क्या होता है? वो होता है अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। तो यहां पर दो कारण होगा, एक थर्मल और एक क्या होगा? मैकेनिकल, और सब मिला के क्या होंगे? जीरो। तो थर्मल की वजह से कितना होगा? थर्मल की वजह से आप खुद कहोगे गुरुजी थर्मल की वजह से होगा अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। और मैकेनिकल की वजह से माइनस क्यू, दिमाग में आए माइनस क्यू, क्योंकि कंप्रेसिव है। माइनस आर, ये पी एल अपान ए तो होगा, पी एल अपान ए तो होगा हमेशा। थर्मल, अच्छा थर्मल टेंसाइल क्यों नहीं? टेंसाइल यहां बात ही नहीं चली। थर्मल ये इलोंगेशन है और ये कंप्रेशन है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल ये इलोंगेशन, या टेंसाइल मत बोलिए, इलोंगेशन और कंप्रेशन बोलिए, इलोंगेशन है शॉर्टनिंग बोलिए। यहां पर टेंसाइल नेचर टेंसाइल फोर्स का हो सकता है ना, ये फोर्स थोड़े, ये फोर्स नहीं है, ये इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ है। तो थर्मल ये है। और आर क्यों आया? क्योंकि ये कंप्रेसिव है और नेट मिला के क्या हो गया? शून्य।
तो यहां से क्या आप, अब क्वेश्चन क्या है कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। आप ध्यान से सोचिए कि अगर हमें स्ट्रेस चाहिए तो पहले तो स्ट्रेस आया क्यों, क्योंकि ये बढ़ना चाह रहा था, बढ़ नहीं पाया। फोर्स लग गया दीवार द्वारा इस मेंबर पर, फोर्स लग गया दीवार द्वारा इस मेंबर पर, तो ये बढ़ नहीं पाया। अब अगर ये फोर्स हमें पता चल जाए तो हम फोर्स अपॉन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से स्ट्रेस निकाल लेंगे। फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेस। तो यहां पे अगर देखें तो आर का मान जो आएगा, फोर्स का मान जो आएगा वो आएगा अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, एल एल कट जाए और ए और ई। तो ये क्या है, रिएक्शन फोर्स, ये है रिएक्शन फोर्स। और अगर स्ट्रेस इन द मेंबर पूछा जाए, स्ट्रेस इन द मेंबर, स्ट्रेस इन द मेंबर अगर पूछा जाए तो ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेस इन द मेंबर होगा सिग्मा इक्वल टू आर बाई ए, और यहां तुरंत लिख देंगे कंप्रेसिव। कैसा, कंप्रेसिव। और आर बाई ए कंप्रेसिव, आर को मान रखिए तो ये आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा डेल्टा टी इंटू, इसको यहां रख दो, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थर्मल, अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि क्या कंप्लीटली आपने इसको मूव नहीं करते थे, जितना थर्मली बढ़ना चाहिए था उतना आपने कंप्रेस करके रोक दिया, तो नेट डिफॉर्मेशन क्या हो गया, 0। और आपने रिएक्शन निकाला, रिएक्शंस के बाद आपने स्ट्रेस निकाल ले, स्ट्रेस क्या है, रिएक्शन अपॉन एरिया, और अल्फा डेल्टा टी इंटू ई आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हो, अगर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हो तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो होता है वो अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई होगा। अब ध्यान से देखो क्या क्या है, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन टेम्परेचर, और फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। थर्मल स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन टेम्परेचर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्या करेगा, डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। क्या ये एरिया पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, चाहे सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे आई सेक्शन हो, चाहे कोई भी एरिया हो, उस सिचुएशन में आप कहोगे थर्मल स्ट्रेस सब में समान ही होगा। एकदम बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। क्या थर्मल स्ट्रेस लेंथ पर डिपेंड करता, नहीं करता, थर्मल स्ट्रेस लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। थर्मल स्ट्रेस अल्फा डेल्टा टी और ई पर डिपेंड करता है, और अल्फा और ई जो है ये मैटेरियल प्रॉपर्टी है। अल्फा और ई क्या है, मैटेरियल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है कि आपका थर्मल स्ट्रेस मटेरियल पर डिपेंड करता है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें थर्मल स्ट्रेस ज्यादा होगा। सोचिए कैसे, जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा बढ़ना चाहेगा, उसको दीवार को और कस के दबाना पड़ेगा। जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें रिएक्शन ज्यादा आएगा, उसमें रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा आएगा। जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा आएगा। ऐसे अगर सेम मटेरियल का ही हो, अगर हम मटेरियल सेम ले लें, मतलब अल्फा और ई फिक्स है, अगर दो केसेस करें, एक बार टेम्परेचर कम बढ़ाएं और एक बार ज्यादा बढ़ाएं। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर आप क्या करोगे, ज्यादा बढ़ाओगे, तब थर्मल स्ट्रेस ज्यादा आएगा। क्लियर हुई बात, एकदम बताइए, सब चीजें क्लियर हैं। तो दूसरा केस करिए, फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा, थर्मल स्ट्रेस आ गया, थर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस, और हमने आपको डिटेल में सारी चीजें करा दी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्मल स्ट्रेस अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। केस 2, केस पे केस ही चलता रहेगा, इसी केस में कोई क्वेश्चन आपका पेपर में होगा। अब यही आपका कोनिकल बार हो, यही आपका क्या हो, कोनिकल बार हो। अब क्या होगा, कोनिकल बार को हम डेल्टा टी हीट कर दिए, डेल्टा टी क्या कर दिए, हीट कर दिए।
अगर हम कोनिकल बार का डेल्टा टी हीट करें तब इसमें क्या होगा? तो गुरुजी ये भी बढ़ना चाहेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात आप पूछ लिए? ये भी बढ़ना चाहेगा। क्या दीवार बढ़ने देगा? क्या दीवार बढ़ने देगा? दीवार कहेगा ना मुन्ना ना, हम घिसकेंगे ही नहीं। अभी अभी हमने टेस्ट पेपर लिया, उस टेस्ट में बोला कि 1000 न्यूटन बल लगा के दीवार पर बल लगा के 3 दिन तक बल लगाते रहे तो वर्क डन क्या होगा? 3 दिन तक किया तो काम तो हुआ, दिहाड़ी तो बनी है। अगर 1000 न्यूटन बल लगा के 3 दिन तक दीवार ढकेलते रह गए तो वर्क डन क्या होगा? समय और फोर्स से वर्क डन नहीं निकलता। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दीवार घिसका ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क डन क्या है? शून्य। दीवार काहे ढकेल रहे थे, सर काहे मार रहे थे? तो अब क्वेश्चन ये आया कि अभी आपने हिट किया तो ये बढ़ना चाहेगा। पहली बात तो ये गुरुजी बढ़ पाएगा ना मुन्ना ना, बढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि हम हैं यहाँ पर। तो जब हम हैं तो हम इसको दबा के रखेंगे और फीलिंग आ रही होगी कि यहाँ पे क्या है कि गुरुजी कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो अब इसको क्वेश्चन आया कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे निकाला जाए? तो पहले कंप्रेसिव फोर्स निकाल लो, एरिया से भाग कर लेना। कंप्रेसिव फोर्स निकालो, एरिया से क्या करना है? भाग कर ले। तो यहां पर अगर हम ए से पूछे बी का तो कहेगा गुरुजी डेल्टा नेट तो शून्य है, कहीं न जा पाए। जाने की इच्छा तो बहुत थी, जा नहीं पाए। तो ये दो कारणों से, एक थर्मल और एक मैकेनिकल। थर्मल की वजह से आता है अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। थर्मल की वजह से आता है अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। और मैकेनिकल की वजह से यहां गुरुजी आर से दबा के रखें, आर से कंप्रेसिव। तो अगर आपको याद हो तो कोनिकल में पीएल अपान पाई डी1 डी2 ई होता है 4pl। 4pl अपान, यही याद करना था ना। ये फार्मूला हम आपको बताए थे कि कोनिकल के केस में अगर पी लोड लगे, कोनिकल के केस में अगर पी लोड लगे, यहाँ पे आर लोड है। अच्छा, माइनस इसलिए क्योंकि कंप्रेसिव है। तो 4pl, पी की जगह यहां क्या हो जाएगा? आर। 4rl अपान पाई डी1 डी2 ई इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझ में आई ये बात? यही क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन एक लाइन के ही हैं, बस ये लिखना आना चाहिए। ये जो लिख ले गया वो थर्मल क्वेश्चन कर ले गया। ध्यान से देखो, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल थर्मल है और 4rl अपन पाई डी1 डी2 ई, पाई डी1 डी2 ई क्या हो गया? मैकेनिकल। आप बताओ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हम बोल रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज बोल रहे हैं तो यहां कंप्रेशन आएगा कि टेंशन आएगा? आप बताओ। इसको तो हम पहले कल ही इसलिए फील कराए थे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंप्रेशन आएगा और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ठीक है भाई, डिक्रीज का केस होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पॉजिटिव कर रहे हैं, थियरी सारी पॉजिटिविटी पर बन रही है, लेकिन कल को निगेटिव आ जाए, मतलब कूल कर दिया जाए। क्या इंक्रीज क्या कर रहे? अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज, अरे भाई तुम डिक्रीज ले लो। जब डिक्रीज लोगे तो ये निगेटिव, ये सिकुड़ना चाहेगा इतना अल्फा डेल्टा टी, ये निगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तब टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तब क्या आएगा? टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज ले लेंगे तब यहां पर दोनों तरफ क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर हुआ ना? जब आपका कूलिंग होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने का मतलब कि यहाँ पर ये दोनों अपोजिट नेचर के हो जाएंगे, टेंशन आ जाएंगे। क्लियर? तो पॉजिटिव एक थ्योरी तो करिए यार, सारी थ्योरी एक साथ थोड़े हो, इसी में प्लस ये माइनस तो ये आप मैनेज कर लेंगे। आर का मान यहां से क्या है? क्यू आर। क्वेश्चन आया क्यू आर, क्योंकि फोर्स जब पता चलेगा तो फोर्स अपॉन एरिया से स्ट्रेस निकलेगा, क्योंकि हमारा केस चल रहा है स्ट्रेस निकालना। तो आर का मान यहां से आप बताओ, एल और एल चला जाएगा और यहां से आएगा अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। अल्फा डेल्टा टी इंटू ई तो आएगा ही, और पाई डी1 डी2 बाई 4 आएगा। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। कुछ नहीं किया हमने,
कूलिंग के केस में टेंसाइल स्ट्रेस होता है, बिल्कुल सही बात है, वो तो आपको हम पहले ही कल ही इसलिए तो फीलिंग कराया था। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब फोर्स जो आया, रिएक्टिव फोर्स जो आया वो अल्फा डेल्टा एल एल कटेगा, एल और एल कैंसिल आउट होगा और सब रहेगा। तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई जो क्योंकि पहले भी था, याद में आया था, पाई डी1 डी2 बाई 4, ये रिएक्शन फोर्स है। हम आपसे क्या जानना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं स्ट्रेस। तो आप कहोगे गुरुजी फोर्स तो निकाल लियो, स्ट्रेस आसान है। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया हर जगह बदल रहा है, एरिया हर जगह क्या हो रहा है, बदल रहा है। और जब एरिया बदल रहा है तो आप कहोगे फोर्स समान होने पर भी स्ट्रेस अलग अलग होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम स्ट्रेस तो आप कहोगे गुरुजी फोर्स अपान मिनिमम एरिया। मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए क्या लोगे, मिनिमम एरिया, और मिनिमम स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम एरिया। तो अगर R का मान देखा जाए तो R का मान है अल्फा डेल्टा टी इंटू ई और पाई D1 D2 बाई 4, और मिनिमम एरिया क्या होगा, मिनिमम एरिया ये D1 है और ये D2 है, तो मिनिमम एरिया होगा पाई बाई 4 D1 स्क्वायर। ये देखिए तुरंत सोचा गया कि रिएक्शन फोर्स निकला, पर ये फोर्स तो पूरी लंबाई में है ना, तो किस सेक्शन पर मैक्सिमम, जहां सेक्शन छोटा वहां स्ट्रेस मैक्सिमम, तो यहां आप लिख दिए। और मैक्सिमम स्ट्रेस का मान आप देखिए पाई बाई 4 कट जाएगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई और यहां D2 अपान D1। मैक्सिमम स्ट्रेस होगा अल्फा डेल्टा टी इंटू ई D2 अपान D1। क्लियर हुई ना बात। ये मिनिमम स्ट्रेस अगर पूछा जाए तो एरिया मैक्सिमम लीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस होगा स्मॉल एंड पर और मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस होगा लार्जर एंड पर। और कितना मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई D2 अपन D1, और वहां जब D2 स्क्वायर कर दोगे मैक्सिमम एरिया ले लोगे तो D1 अपन D2 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू आ गया अल्फा डेल्टा टी इंटू ई D2 अपान D1, और मिनिमम स्ट्रेस जो होगा वो होगा अल्फा डेल्टा टी इंटू ई सॉरी D1 अपान D2, D1 अपान D2। क्लियर हो गया ना। ये सारी चीजें, दोनों का रेशियो भी पूछ सकता है, दोनों का रेशियो, तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो बताइए। मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो होगा D2 अपान D1 का होल स्क्वायर, D2 अपान D1 का होल स्क्वायर। देखो दोनों डिवाइड करके ध्यान से देखो, तो ऐसे अगर कोई कोनिकल बार हो, यहां पर डायमीटर 2 हो, यहां 4 हो, और इसको हीट किया जाए, फिक्स करके क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या होगा, मैक्स अपान मिन जो होगा, मैक्स अपान मिन जो होगा वो 4/2 का होल स्क्वायर होगा, 4 टाइम्स होगा। क्लियर, D2 अपान D1 का होल स्क्वायर समझ में आ गया। केस 2, जब आपका कोनिकल बार हो, कोनिकल बार हमने डिटेल में करा दिया। आई थिंक सारी बातें, आज का लेक्चर पूरा थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेशन पर होगा। और गुरुजी स्ट्रेस जानने के लिए पहले फोर्स जानेंगे और फोर्स जानने के बाद हम फोर्स अपान एरिया कर देंगे। एरिया कांस्टेंट हो तो मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं होगी, वही सब जगह होगा। और जब एरिया वेरिएबल होगा तो जहां एरिया कम वहां पर मैक्सिमम, जहां एरिया ज्यादा वहां पर मिनिमम। थर्ड केस करिए, इसी के अंदर ही कोई ना कोई आपका क्वेश्चन होगा। केस थर्ड हम आपको पहले ही बताए थे कि 6-7 केस आपको कराएंगे, उसी में से ही कोई क्वेश्चन होगा। केस थर्ड बहुत शानदार केस है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा, आसान नहीं है। ये आपका डेल्टा इनिशियल गैप, इसको बोल दिए इनिशियल गैप, इनिशियल गैप। समझ पाए मामला क्या है, पहले केस समझिए क्या है। एक कोई बार है, मेटेलिक बार है, ये
और एक तरफ दीवार में वो फिक्स है, दूसरी तरफ दीवार है, पर दीवार और इसके बीच में गैप है, थोड़ा सा इतना सा गैप है, थोड़ा सा ऐसे गैप है। अब जब हीट करोगे क्या होगा आप बताओ अनुराग जी? हीट करने देखिए, अब ये मत कहना सर कूल कर दे, कूल करोगे तब तो कोई बात ही नहीं है, श्रिंक कर जाएगा। यहां पर अगर कूल कर दो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कूल करने पर ये क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, और ये कहेगा ना कहां जा रहे हो, अरे जब हम तुमसे पूछे नहीं, जब आपसे मुलाकात ही नहीं तो हाल चाल किस बात का। तो कूलिंग में यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तुरंत बोल दोगे कि गुरुजी कूल करने पर कोई स्ट्रेस ना आएगा। अब हमें बताओ अगर हीट किए तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाए तो क्या होगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये आगे बढ़ना चाहेगा, चाहेगा क्या, आगे बढ़ेगा ही। और जब आगे बढ़ना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जैसे डेल्टा बढ़ गया, जैसे डेल्टा बढ़ गया तुरंत दीवार कहेगा ना मुन्ना ना, अब ना आना, अब आओगे तो हम तुरंत रिएक्शन। तो पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तो बढ़ाने तक कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, जब तक ये इससे ना टकरा जाए तब तक कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आते, क्वेश्चन ये आता है कि हम इतना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कि ये दीवार से टकरा रहा है, अगर दीवार से टकराए ही नहीं तो कोई स्ट्रेस नहीं। तो पहले यही कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और ये दीवार से क्या हो रहा है, टकरा रहा है। अब जब दीवार से टकरा रहा है तो क्या हो रहा है, पहले तुम बढ़ोगे कोई रोक टोक नहीं, गए दीवार से टकराए, और जब दीवार से टकराए अब आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अगर हम यहां ध्यान से एक इक्वेशन लिखेंगे बस उतने से मामला खत्म। यहां पर ए पॉइंट हो और यहां पर क्या हो, बी पॉइंट, और टेम्परेचर इतना बढ़ा है कि वो उससे टकरा गया, और जब टकरा गया तो कुछ रिएक्शन आया, जब टकरा गया तब रिएक्शन आया, जब टकरा गया तब रिएक्शन आया। मान लीजिए आर रिएक्शन है, तो नेट डिफॉर्मेशन ए और बी के बीच में क्या डेल्टा के बराबर है, क्या ए और बी के बीच में नेट डिफॉर्मेशन इनिशियल गैप के बराबर है। क्या ये आगे बढ़ा है कुछ, हाँ गारंटीड बढ़ा है, कितना, डेल्टा बढ़ा है। तो ये नेट डिफॉर्मेशन किसकी किसकी वजह से, गुरुजी थर्मल की वजह से और मैकेनिकल की वजह से। थर्मल की वजह से कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, ये पॉजिटिव है, इलोंगेशन है, और कुछ आर रिएक्शन आया, आर एल पी एल अपान ए ई, पी एल अपान ए ई इक्वल टू डेल्टा। जितना ये बढ़ा उसमें से कुछ दबा दिए, अगर फ्री होता तो और बढ़ता, कुछ दबा दिए तो कुछ दबाए, इतना बढ़ा इतना दबाए, नेट इतना हो गया। नेट इलोंगेशन डेल्टा है तो कुछ नहीं करना था, थर्मल इलोंगेशन मैकेनिकल कंप्रेशन नेट मिला के डेल्टा के बराबर। ये सब चीजें मालूम है, ये सब चीजें मालूम है, अल्फा मालूम, डेल्टा टी मालूम, एल मालूम, आर मालूम करना है। तो यहां से आप तुरंत कहोगे आर गुरुजी निकल आएगा, और जब आर निकल के आएगा ये कंफर्म है कि आर कंप्रेसिव होगा, आर क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। तो आर जब कंप्रेसिव हमें पता चल गया तो क्या स्ट्रेस नहीं निकल जाएगा, स्ट्रेस यहां पर जो होगा, स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस होगा आर बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। और आर का मान अगर यहां से देखें हम, आर का मान तो अल्फा डेल्टा टी इंटू एल माइनस डेल्टा ए ई बाई एल, देखो ध्यान से, और यहां नीचे एरिया। तो यहां से जो स्ट्रेस आएगा वो अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा ई बाई एल आएगा। देखो आप ध्यान से देखो, यहां पर आप ध्यान से देखिए, अब
आर निकालना था, तो आर कैसे, इसको माइनस इधर लो, अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा ए बाई एल, ये आर का मान होगा। और आर का जब मान हमें पता चल जाएगा तो बाई ए कर देंगे, स्ट्रेस पता चल जाएगा। तो ए कट गया, ए और ए क्या हुआ, कट गया, ई बाई एल बचा। अगर इसी में इनिशियल गैप जीरो हो, अगर इसी में इनिशियल गैप क्या हो, जीरो हो, तो एल एल कट के पुराना वाला केस आ जाएगा कि नहीं। अगर दीवार एकदम सट के हो, इनिशियल गैप जीरो, तो अभी हमने कुछ नहीं किया गुरुजी, नेट डिफॉर्मेशन डेल्टा के बराबर। नहीं, थर्मल एक्सपेंशन चारों तरफ होता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। थर्मल एक्सपेंशन ऐसा नहीं कि लंबाई बढ़ेगी, और पॉइसन रेशियो जीरो होने पे आगे बताएंगे। अच्छा, बता भी चुके हैं, आपको तो बता चुके। तो पॉइसन रेशियो जीरो बता रहा है कि लंबाई तो बढ़े पर डायमीटर कम नहीं हो, डायमीटर में चेंज नहीं हो रहा है। पर ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है, और इसमें मटेरियल क्या, डायरेक्शन थोड़े कहता है इधर ही बढ़ो, इसका मतलब जब भी हिट करोगे वो बढ़ेगा, ये कंफर्म है। और एक ही तरफ थोड़े बढ़ेगा, चारों तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा कोई मटेरियल नहीं कि लंबाई ना बढ़े और डायमीटर बढ़ जाए, सब बढ़ेंगे। हाँ, बढ़ने दो या ना दो ये आपका विषय है। जैसे इसी में आप दीवार लगा दिए, बढ़ नहीं पाया, और जब बढ़ नहीं पाया तब स्ट्रेस आया, जब बढ़ नहीं पाया तब स्ट्रेस आया। क्लियर हुई शिवांगी जी? आप बताइए, कंफर्म हो रहा है सारी चीजें? तो हमने क्या माना कि कुछ बढ़ा और कुछ घटा, कुल मिला के डेल्टा, कुछ बढ़ा कुछ घटा, कुल मिला के डेल्टा। और किसकी वजह से घटा, रिएक्शन की वजह से। रिएक्शन निकाला, रिएक्शन अपॉन एरिया स्ट्रेस हो गया, रिएक्शन अपॉन एरिया क्या हो गया, स्ट्रेस। और स्ट्रेस का फॉर्मूला है अल्फा डेल्टा टी इंटू एल माइनस डेल्टा ई बाई एल। अगर इसी में हम डेल्टा जीरो कर दें, और जीरो तब करेंगे जब दीवार एकदम टच कर रही हो, तो जब डेल्टा जीरो कर देंगे तो आपका फार्मूला पुराना वाला ही आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, जो केस फर्स्ट था, जो क्या था, केस फर्स्ट था। आगे बढ़े, अगला केस करिए। इसी सब में से ही कोई क्वेश्चन होगा। हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लेना है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपके केस, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो जो अल्फा है वो मान दिया रहेगा। क्या टेंशन लेना है यार, आसान चीजें हैं सब। यहां पर आपका एक मेंबर है और यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे है। स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट दिया होगा, स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट दिया होगा। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जब आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब बताओ क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पर होगा क्या गुरुजी? होगा कुछ नहीं, होगा वही जो प्रभु चाहेंगे। खैर चलो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या ये बार बढ़ना चाहेगा? बिल्कुल बढ़ना चाहेगा। क्या इस बार के बढ़ने पर क्या ये आपका स्प्रिंग दबेगा? बिल्कुल दबेगा। और जब स्प्रिंग दबेगा तो स्प्रिंग कहेगा हमें आसानी से दबा लो भाई, हम कमजोर आदमी नहीं, हमें दबाओगे हम तुम्हें रोकेंगे, हमें दबाओगे हम तुम्हें रोकेंगे। तो मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे दब गया, हम टेम्परेचर इंक्रीज की बात करें, डिक्रीज करेंगे तो खींचेगा, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, खींचेगा। तो वो क्वेश्चन आप बाय डिफॉल्ट कर लोगे। तो मान लीजिए कि ये डेल्टा दब गया। अब अगर डेल्टा दब गया, अच्छा अगर ये फ्री होता तो क्या डेल्टा ही बढ़ता? नहीं, फ्री होता तो डेल्टा से ज्यादा बढ़ता। फ्री होता तो, अब पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, लाइन एक ही लाइन में हम आंसर लिख देंगे, तो आंसर से बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लिख समझना है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाए, ये बढ़ना चाहेगा, बढ़ने के चक्कर में हाँ स्प्रिंग कमजोर होता है, ये दबाएगा, इसलिए स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग को ही ये दबाएगा, ठीक है। पर ये है कि स्प्रिंग की एक खास बात है, जितना दबाओगे उतनी ताकत बढ़ाएगा। अगर आपको याद हो तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है वो K इंटू डेल्टा होता है। अगर डेल्टा जीरो है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, तो स्प्रिंग कहेगा हम भी यार फालतू परेशान नहीं करते, हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। जब डेल्टा जीरो होगा, तब जब वो अपनी नेचुरल लेंथ पर रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन
अगर स्प्रिंग को दबाए तो स्प्रिंग फोर्स तुरंत आएगा, और स्प्रिंग कह रहा जितना दबाओगे उसके उसी गुना में हम फोर्स लगाएंगे। इसलिए स्प्रिंग जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता, डेड लोड नहीं होता। स्प्रिंग के लोड को लाइव लोड कहते हैं, क्योंकि जितना डिफॉर्मेशन कराएंगे उतना टाइम्स इंटू के, उतने टाइम्स इंटू के वो फोर्स लगाएगा। क्लियर हो रहा ना बात? तो स्प्रिंग डेल्टा पर ही जैसे दबेगा तुरंत कहेगा अरे दबा रहे हैं, हम फोर्स लगाएंगे। ज्यादा दबा दोगे ज्यादा फोर्स लगा देगा। स्प्रिंग कमजोर नहीं होता, दबने पर वो मजबूत होता है और ताकत से रोकता है। हाँ ये तो बात सही है यार, टूट गया बीच में तो टूट गया तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। और क्या, अगर हमारा मटेरियल ही फेल कर गया तो क्यों पढ़ रहे हो सोम? तो यही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि टूटे ना, यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टूटे ना भाई, इसलिए तो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट में स्प्रिंग भी डिजाइन कराएंगे, टेंशन ना लो। खैर चलिए, तो पहले क्वेश्चन समझे, एक लाइन में लिखना है, लिखने को तो हम लिख के निकल लेंगे। जैसे ये बढ़ना चाहा, स्प्रिंग को दबाना पड़ा, स्प्रिंग ने कहा हम आपको रोकेंगे, पर हाँ आप थोड़ा शक्तिशाली हो, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थोड़ा हमें तुम दबा तो लोगे ही। अगर ये स्प्रिंग ना होता तो ये ज्यादा बढ़ता। हमने मान लिया डेल्टा बढ़ गया, तो ये अगर स्प्रिंग ना होता तो डेल्टा से ज्यादा ही बढ़ता, क्योंकि स्प्रिंग ने थोड़ा तो रोक ही दिया है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये नेट क्या हुआ, ये नेट डेल्टा बढ़ गया ना। नेट डिफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा के किसके बराबर, डेल्टा के जो स्प्रिंग का कंप्रेशन है उसके बराबर होगा। डेल्टा मींस स्प्रिंग कंप्रेशन, डेल्टा मींस क्या है, स्प्रिंग कंप्रेशन। ये क्या है, स्प्रिंग कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा स्प्रिंग कंप्रेशन डेल्टा होगा कितना, डेल्टा स्प्रिंग कंप्रेशन होगा स्प्रिंग फोर्स अपॉन के, स्प्रिंग फोर्स अपॉन के होगा कि नहीं। और वही अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो जो स्प्रिंग का फोर्स है वही तो इसे अभी रोक रहा है, वही तो स्ट्रेस आएगा। ऐसे स्प्रिंग को आप दबा रहे हो, स्प्रिंग को किससे दबा रहे हो, स्प्रिंग फोर्स से, तो स्प्रिंग भी तो आपको स्प्रिंग फोर्स से दबा रहा है। और अगर यही स्प्रिंग फोर्स पता चल जाए, एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस निकल जाएगा। स्प्रिंग फोर्स पता चल जाए, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स से ही मेंबर दब रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स पता चल जाए तुरंत आप कहोगे स्ट्रेस तो पता चल गया। स्प्रिंग फोर्स मतलब जो इसके द्वारा उस पर लगाया गया फोर्स अपॉन एरिया। तो अब भाई डेल्टा नेट, डेल्टा नेट किसकी किसकी वजह से, थर्मल की वजह से और स्प्रिंग की वजह से। कुछ तो दबाव, अगर हम मेंबर की बात करें तो थर्मल क्या होगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, अल्फा डेल्टा टी इंटू, और सर वो स्प्रिंग तो, सर वो तो स्प्रिंग पे होगा ना, अगर कमजोर होगा तो एक्सपेंशन होगा और अगर हार्ड होगा तो कम। हाँ ठीक है भाई, एक्सपेंशन क्यों होगा भाई, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे तो स्प्रिंग में कंप्रेशन ही तो होगा, टेम्परेचर कम करें तब स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने की तो बात ही नहीं होगी। यहां जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये सिंबल लिख दिए ना, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। हाँ अगर इसकी स्टिफनेस कम है, अगर स्टिफनेस कम है तो ज्यादा कंप्रेशन होगा, और स्टिफनेस ज्यादा है तो कम कंप्रेशन होगा, होगा कंप्रेशन टेम्परेचर बढ़ाने पर। अगर आप कूल करें तब टेंशन की बात होगी, जब आप कूल करेंगे तब क्या होगा, टेंशन होगा। स्प्रिंग अगर आप बढ़ा रहे हैं तो हमेशा कंप्रेशन ही होगा, ये बात आप क्लियर हो लीजिए। एकदम समझ में आ रहा ना? ये देखिए स्टिफनेस पर बिल्कुल डिपेंड करेगा भाई, स्टिफनेस अगर आप खुद सोचिए, अगर स्टिफनेस क्या है बहुत ज्यादा है तो उतना कंप्रेशन नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, पर कुछ तो तब भी होगा, कुछ तो तब भी होगा। तो ये आया थर्मल की वजह से, और स्प्रिंग की वजह, स्प्रिंग फोर्स की वजह से क्या, थोड़ा रुकावट, ये थर्मल जितना हो सकता था उतना हो पाया क्या, उतना हो पाया क्या, नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स इंटू एल अपान ए, पी एल अपान ए इक्वल टू थर्मल की वजह से, स्प्रिंग की वजह से रुकावट, थर्मल की वजह से इलोंगेशन और इसकी वजह से कंप्रेशन, तो इलोंगेशन माइनस कंप्रेशन, नेट जो आए, नेट तो कुछ हुआ है और नेट जो हुआ है वो स्प्रिंग फोर्स अपान के हुआ है।
यही एक लाइन लिखना था, बस इतना ही लिखना है। थर्मल की वजह से इलोंगेशन, माइनस स्प्रिंग ने कुछ कम बढ़ने दिया, तो माइनस स्प्रिंग PL अपॉन ए इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स अपॉन के। जितना ये दबा उतना ही तो आपका है, तो स्प्रिंग फोर्स। क्या यहां से स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं? तो यहां से स्प्रिंग फोर्स, क्यों गुरुजी स्प्रिंग फोर्स निकालोगे? कि स्प्रिंग फोर्स अपॉन एरिया ही तो स्ट्रेस होगा यार। स्प्रिंग फोर्स अपॉन एरिया ही तो क्या होगा? स्ट्रेस। तो यहां से हम लिख सकते हैं F स्प्रिंग अपॉन के प्लस F स्प्रिंग L अपॉन ए इक्वल टू, ये इधर आ गया, तो अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। टारगेट सेट है कि हमें स्प्रिंग फोर्स निकालना है, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो होगा अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल 1/k प्लस एल अपान ए, प्लस एल अपान ए। ठीक है, 1/k प्लस एल अपान ए, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। इधर ले आए। अब इसको ध्यान से और भी देखिए, क्लियर हो गया ना सबको? स्प्रिंग फोर्स, सबको स्प्रिंग फोर्स क्लियर है? अब स्प्रिंग फोर्स से तो स्ट्रेस नहीं निकलने वाला, स्प्रिंग फोर्स अपन एरिया से स्ट्रेस निकलने वाला। स्प्रिंग फोर्स अपन एरिया से क्या निकलेगा? स्ट्रेस। क्लियर? देख लो ध्यान से, कहीं कुछ किसी लाइन में डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार। थर्मल हुआ माइनस स्प्रिंग इक्वल टू नेट जो स्प्रिंग का हुआ, तो स्प्रिंग वाला स्प्रिंग से पूछ ले कि ये क्या कहा, नेट कितना हुआ, इसने कहा स्प्रिंग फोर्स अपॉन के। अरे भाई ये तो होता है स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, तो डेल्टा इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स अपॉन के, तो ये हो गया। और ये हुआ थर्मल माइनस स्प्रिंग इक्वल टू इतना। फिर स्प्रिंग फोर्स निकाल लिए। स्प्रिंग फोर्स जब निकाले तो स्प्रिंग फोर्स आप कितना निकाले, उधर का पेज हमें याद नहीं, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल अपान 1/k प्लस 1/k। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आया था? एल अपान ए, एल अपान ए। किसी ने कहा ये स्प्रिंग फोर्स हम चाहते ही नहीं थे, हम तो स्ट्रेस चाहते थे, हम चाहते थे स्ट्रेस, और स्ट्रेस जो होगा वो स्प्रिंग फोर्स अपॉन एरिया होगा, और तुरंत कह सकते हैं कंप्रेसिव होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? कंप्रेसिव होगा। अच्छा मेटेरियल स्पॉन्गी रहा, अरे क्या बात है। स्प्रिंग फोर्स अल्फा डेल्टा टी, इस पे और थोड़ी सी आसान कर दे रहे हैं। अगर आप यहां एलसीएम लें तो के ए ई अपान ए ई प्लस एल अपान ए। एलसीएम लिए, एलसीएम लेने पर ए इधर आ गया, के एल इधर आ गया, ए इधर आ गया, के एल इधर आ गया, ए इधर और के एल उधर, और ए के ई ऊपर हो गया, तो ए कट गया, फार्मूला आ गया अल्फा डेल्टा टी इंटू एल इंटू ई। अच्छा एल भी नहीं लेंगे, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई के टर्म में रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें आसान हो जाता है याद करना। तो यहां से अगर हम देखें तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ए और ए कट गया, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई इधर आ गया, और यहां बचा के एल अपान ए ई प्लस के एल। ध्यान से देखो यही आएगा क्या? ध्यान से देखो एलसीएम में यही आ रहा है क्या? अरे भैया ए कट गया, के एल एक साथ ई उधर चला गया, कितना आसान सी बात थी। तो फाइनल जो आया सिग्मा इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ये तो हर बार आता है, और यहां आया के एल अपान ए ई प्लस के एल। अब यहां से अगर हम देखें तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ये तो रटा हुआ फॉर्मूला है, और डिवाइड कर दें तो 1 प्लस ए ई बाई के एल आएगा, 1 प्लस ए ई बाई के एल आएगा।
ऐसे देखें तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, इसको थोड़ा और दूसरे फॉर्मेट में कर रहे हैं, 1 प्लस, अगर आप ध्यान से देखें तो ए बाई एल, ए ई बाई एल अपान के है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ऐसे इसको ध्यान से देखें तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई अपान 1 प्लस एक्सियल स्टिफनेस, 1 प्लस एक्सियल स्टिफनेस अपान स्प्रिंग स्टिफनेस। ऐसा है क्या? ए बाई एल कई बार बता चुके होंगे, ए बाई एल एक्सियल स्टिफनेस होता है, ई आई बाई एल फ्लेक्सुरल स्टिफनेस होता है, और जीजे बाई एल आपका होता है टॉर्सनल स्टिफनेस। तो देखो ध्यान से, ये फाइनल फार्मूला है, एकदम बेसिक बेसिक पहले करिए। ये आया, क्लियर हुआ कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कुछ दब गया, जितने स्प्रिंग से दबा तो डेल्टा नेट डेल्टा स्प्रिंग के बराबर, ये आपने फिर एफ का मान निकाला अल्फा डेल्टा टी इंटू एल अपान 1 प्लस के और एल अपान ए। फिर ये थोड़ा सा सॉल्व, स्ट्रेस जो होगा वो स्प्रिंग फोर्स अपान एरिया होगा, एलसीएम लेके ये एडजस्टमेंट किया और इस एडजस्टमेंट के बाद ये फाइनली आया, ये आपका फाइनल है। तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई तो थर्मल में रहेगा ही रहेगा। अल्फा कौन सा पेज, ये वाला आया, यहां तक तो फोर्स ही तो लिखे हैं यहीं पर, तो ये फोर्स केवल है बस, और फोर्स अपान एरिया ही तो स्ट्रेस होगा, फोर्स अपान एरिया ही तो स्ट्रेस होगा। तो फोर्स का मान अब यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो ए और यहां के एल, और के ए ऊपर चला जाएगा ना। अरे यार, स्प्रिंग फोर्स अगर यहां पर देखें तो अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, और यहां क्या आएगा ए प्लस के एल अपान क्या होगा के ए, यही तो आएगा, और ये के ए यहां चला गया, एलसीएम लो तो ए इधर के एल इधर, तो यही तो लिख लिया है के अल्फा डेल्टा टी इंटू एल प्लस के ए अपान ए प्लस के एल, वही लिख दिया। फिर ए से भाग किए तो ए से आपने कहा कि ये वाला ए और ये वाला ए कट गया, तो फाइनली क्या बचा अल्फा डेल्टा टी इंटू ई और के एल अपान ए प्लस के एल, ये आगे यहां लिख दिए। अल्फा डेल्टा टी इंटू ई और के एल अपान ए प्लस के एल, कोई दिक्कत तो नहीं है, पुराना वाला कॉपी किए। अब इसमें अगर हम के एल से ऊपर नीचे भाग कर दें, तो जब यहाँ के एल से भाग कर दोगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ आएगा ए बाई के एल और यहाँ भी 1 आ जाएगा। अरे यार, यहाँ जब भाग करोगे के एल से और यहाँ भी के एल से भाग करो, दोनों में के एल से भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो के एल अपान के एल तो 1 हो गया, के एल अपान के एल क्या हो गया 1, और यहाँ पे ये 1 प्लस ए अपान के एल हो गया। देखो ध्यान से, अब तो क्लियर हो रहा है ना, के एल से भाग किए और ए बाई एल एक साथ कर लिए और नीचे के रह गया ए। अब देखिए ध्यान से, के एल का तो 1 हो गया ना, ए बाई के एल बचेगा कि नहीं, ए बाई के एल बचेगा ना। अब इसमें ए बाई एल जो है, ए बाई एल जो है ये एक्सियल स्टिफनेस हो गया, और के क्या हो गया स्प्रिंग स्टिफनेस। ए बाई एल ही तो एक्सियल स्टिफनेस है, तो क्या लिख दिया अल्फा डेल्टा टी इंटू ई 1 प्लस एक्सियल स्टिफनेस अपान स्प्रिंग स्टिफनेस, 1 प्लस एक्सियल स्टिफनेस अपान स्प्रिंग स्टिफनेस। थोड़ा रटना आसान हो गया और कोई बात नहीं इससे। अब समझ में आया? कंफर्म करिए एक बार। ए बाई एल को ये हम आपको डिटेल में करा चुके हैं कि ए बाई एल को एक्सियल स्टिफनेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं एक्सियल स्टिफनेस कहते हैं। अब ठीक है, चलो भाई, तो जब भी स्प्रिंग का केस आए, कभी भी स्प्रिंग का केस आए, तो हमेशा थर्मल स्ट्रेस के केस में थर्मल स्ट्रेस जो आएगा वो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई तो रहेगा ही रहेगा, और 1 प्लस यहां पर होगा एक्सियल स्टिफनेस
एक्सियल स्टिफनेस अपान क्या होगा, एक्सियल स्टिफनेस अपान क्या होगा, स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफनेस। या इसी को फार्मूला अगर याद किए हो तो अल्फा डेल्टा टी, और बेसिक याद किए हैं तो फार्मूले की जरूरत नहीं, 1 प्लस ए ई बाई के एल, हो गया फार्मूला। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही रिजिड वॉल होता, तो देखिए रिजिड वॉल जब होता तो रिजिड वॉल के केस में स्टिफनेस क्या होती, रिजिडिटी क्या होती, इनफाइनाइट। ये कहता झुकेगा ही नहीं, स्प्रिंग तो झुक भी जाता है, रिजिड वॉल कहेगा झुकेगा नहीं, तो स्टिफनेस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। और अगर यही आप इनफाइनाइट रख दें, स्प्रिंग स्टिफनेस इनफाइनाइट रख दें, कब, जब वॉल हो, भाई वॉल के केस में इनफाइनाइट होगा स्टिफनेस, और जब स्टिफनेस इनफाइनाइट रख दोगे तो क्या अल्फा डेल्टा टी इंटू ई आ जाएगा, क्योंकि ये जब इनफाइनाइट होगा तो ये टर्म जीरो होगा, ये टर्म पूरा नहीं जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो क्या थर्मल स्ट्रेस अल्फा डेल्टा टी इंटू ई आ जाएगा कि नहीं। तो रिजिड वॉल के केस में के इनफाइनाइट होता है, तब थर्मल स्ट्रेस जो आता है वो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई आता है। ठीक है, कोरिलेट भी करना सीखिए। हमें लगता है कि आप सब लोग को ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हम सब लोग कितने केस हो गए, 4, 5वां केस कर लेते हैं, एक और केस करते हैं, ठीक है, लास्ट केस, केस 5। सब आपके न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएंगे, सब आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको हम कहेंगे कंपोजिट बार। ये क्या होगा, कंपोजिट बार। कंपोजिट बार में क्या होगा, दो अलग अलग मटेरियल्स के बार एक साथ जुड़े होंगे, दो अलग अलग मटेरियल्स के बार एक साथ क्या होंगे, जुड़े होंगे। ये मान लीजिए, अब एग्जांपल में आप एल्युमिनियम कॉपर ले सकते हैं, एल्युमिनियम स्टील ले सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा एक्चुअल में, जब आप डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाएं, जब आप डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, जैसे डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाओगी दोनों बढ़ना चाहेंगी, पर दोनों सेम रेट से नहीं बढ़ना चाहेंगे। एल्युमिनियम तेजी से बढ़ना चाहेगा और कॉपर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना चाहेगा। एल्युमिनियम तेजी से बढ़ना चाहेगा और कॉपर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना चाहेगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया, क्लियर। तो अब इस सिचुएशन में आपने कहा कि गुरुजी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों का नेट डिफॉर्मेशन तो सेम होगा, नेट डिफॉर्मेशन ऑफ कॉपर इक्वल टू नेट डिफॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम, नेट जो होगा वो सेम होगा। यही चीज आपको क्लिक करनी चाहिए कि भैया दोनों बढ़ के सेम आए, पर हाँ एल्युमिनियम में थोड़ा सा कंप्रेशन होगा और इसमें थोड़ा सा टेंशन होगा। कॉपर में, एल्युमिनियम में कंप्रेशन क्यों होगा, एल्युमिनियम में कंप्रेशन इसलिए होगा कि वो तेजी से नेता बन रहे थे, भाग रहे थे। अच्छा, मटेरियल को वर्टिकल लगा के हीट कर दो, क्या दिक्कत है, बेड कंसीडर मत करिए। अब बेड का भी इफेक्ट कंसीडर करोगे तो एक साथ चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अगर ये वर्टिकल इंक्लाइंड कुछ भी हो यार, क्या दिक्कत है, ऐसे इंक्लाइंड हो जाए क्या दिक्कत है, इससे क्या फर्क पड़ता है, बशर्ते हम बेड के इफेक्ट को कंसीडर ना करें। इंक्लाइंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होने से चीजें तब बदल जाती है जब वेट का भी इफेक्ट आ जाए, तब बदलती है जब क्या आ जाए, वेट का इफेक्ट आ जाए। क्लियर हो रही ना बात। तो वेट के इफेक्ट को सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन हम आपको डिटेल में कराए हैं। खैर चलिए, डेल्टा नेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बस अरे अब यही चीज है ना कि आप चीजें लिख के दिखा नहीं सकते, यही आपके ऑनलाइन स्टडी में यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। खैर आइए, तो डेल्टा नेट जो होगा वो क्या होगा, 0। तो नेट कॉपर से अगर पूछे कि भैया कॉपर नेट, अच्छा यहां पर ऐसे बिल्ड कर दे, एल्युमिनियम हॉरिजॉन्टल रहे और कॉपर वर्टिकल रहे, ऐसा सोच रहे हैं, ये कंपोजिट बार नहीं होगा। ऐसे कह रहे हैं ना आप, एल्युमिनियम हॉरिजॉन्टल हो जाए और कॉपर क्या हो जाए, वर्टिकल, तो एल्युमिनियम इधर बढ़ेगा, कॉपर ऊपर की तरफ बढ़ेगा।
दोनों वर्टिकल कर दें, क्या दिक्कत है? दोनों अगर ऐसे वर्टिकल कर दें, ऐसे दोनों, ये एल्युमिनियम है और ये कॉपर, तो यही केस ऐसे ही रहेगा कि दोनों ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, या ऊपर से सपोर्ट कर दे नीचे की तरफ बढ़ेंगे। सपोर्ट्स के अपोज जहां फ्री होगा उधर ही तो बढ़ेगा, पर बढ़ने में दोनों अलग अलग रेट से बढ़ रहे हैं, तो अलग अलग, एक में टेंसाइल आएगा, एक में क्या आएगा, कंप्रेसिव। अब कॉपर में अगर बात करें, मान लीजिए पी लोड से कम टेंशन कर रहा है और ये पी लोड से ही तो कंप्रेशन होगा भाई, जितने तेजी से ये कॉपर को खींचेगा उतने से ही। अच्छा सपोर्ट है सपोर्ट अगर साइड में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे अगर कर रहे हैं, ये एल्युमिनियम है और ये कॉपर है, ऐसे तो कह रहे हैं ना, तब किसी में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, तब दोनों थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएंगे। ऐसे कह रहे हैं ना आप, ये सिचुएशन है ना, ये सीरीज कनेक्शन हुआ, इसमें एल्युमिनियम भी जितना बढ़ सकता है बढ़े, कॉपर भी जितना बढ़ सकता है बढ़े, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। इस केस में कोई स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। इसको आप मार्क रखिएगा, जब 1 by 1 एक दूसरे से जुड़े होंगे तो भाई जैसे ये बढ़ा तो ये थोड़ा आगे चला गया, क्या दिक्कत है, कोई रोकने वाला नहीं। आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी को सर पे बैठाओ और वो कुछ भी कहीं भी ना चले, लेकिन आप ही चल दो, ऐसे हो जाओ, क्या वो भी चल गया? वो कहीं नीचे आया नहीं, आप आ गए। जब फाउंडेशन ही जैसे इसमें है, एल्युमिनियम बढ़ा और एल्युमिनियम के ऊपर कॉपर है, तो एल्युमिनियम बढ़ने से कॉपर बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ जाएगा, तो इसमें बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है? जितना फ्रीली बढ़ सकता है बढ़े, इस सिचुएशन में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। आइए खैर, तो इसका न्यूमेरिकल अगर देखें तो इसमें क्या होगा, डेल्टा नेट कॉपर जो होगा, भाई बढ़ना ठीक है, सब लोग अलग रेट से चाहते हो, पर बढ़ोगे तो फाइनली दोनों लोग बराबर, एक में टेंशन एक में कंप्रेशन, जितने से टेंशन उतने से कंप्रेशन। तो कॉपर से अगर पूछे तो कॉपर कहेगा अल्फा कॉपर डेल्टा टी इंटू एल, डेल्टा टी दोनों का सेम बढ़ा है, एल बी, प्लस पी एल अपान ए कॉपर इंटू ई कॉपर, प्लस क्यों, क्वेश्चन आया प्लस क्यों, तो अल्फा कॉपर प्लस डेल्टा टी इंटू एल, ये थर्मल है और ये मैकेनिकल है, कॉपर थोड़ा सा अपनी औकात से ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको खींचने वाला। ऐसे एल्युमिनियम से पूछे तो एल्युमिनियम कहेगा हम तो भैया बढ़ना बहुत चाहते थे, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल बढ़ना चाहते थे, पर ये जो कॉपर है ना, ये पैर ही पकड़ लिया, अल्फा एल्युमिनियम इंटू ई एल्युमिनियम। बस यही एक इक्वेशन आपको लिखना था, सिंपल सा एकदम, अल्फा कॉपर डेल्टा टी इंटू एल, एल एल सब में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस पी अपान ए कॉपर इंटू ई कॉपर इक्वल टू अल्फा एल्युमिनियम प्लस, अब देखिए हम माइनस क्यों किया है, ये हमारी समझदारी है कि एल्युमिनियम का अल्फा ज्यादा होता है तो उसमें कंप्रेशन होगा, और यहाँ प्लस क्यों किया क्योंकि उसमें टेंशन, और नेट जितना ये बढ़ेगा उतना ही वो भी बढ़ेगा, नेट दोनों का बराबर है। P यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, और P अपान कॉपर का एरिया, कॉपर में स्ट्रेस, और P अपान एल्युमिनियम का एरिया, एल्युमिनियम में स्ट्रेस। ठीक है, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको। तो अगर आपको चाहिए स्ट्रेस इन कॉपर, स्ट्रेस इन कॉपर, स्ट्रेस इन कॉपर, तो ये होगा सिग्मा कॉपर इक्वल टू P अपान ए कॉपर, और स्ट्रेस इन एल्युमिनियम, स्ट्रेस इन एल्युमिनियम जो होगा सिग्मा एल्युमिनियम इक्वल टू P अपान ए एल्युमिनियम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्युमिनियम, और यहां पर लिखेंगे टेंसाइल, यहां पे क्या लिखेंगे, टेंसाइल, और यहां लिखेंगे कॉम्प्रेसिव। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हमने थर्मल स्ट्रेस के सारे केसेस आपको करा दिए, इन्हीं सब में से कोई एक न्यूमेरिकल आएगा, वैल्यू दी रहेगी, या पहले कल जो हमने फीलिंग दिया था, जैसे आपने ये पूछा, ये आज है, बहुत बेहतरीन बात थी, बहुत बेहतरीन था कि अगर 1 by 1 सीरीज कनेक्शन हो, कंपोजिट ना हो, सीरीज कनेक्शन हो, तो उस सिचुएशन में वो पैरेलल कनेक्शन था, जो अभी हम ये करा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन है, ये पैरेलल है और ये क्या है, सीरीज है,
तो सीरीज कनेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा और पैरेलल में जिसका अल्फा ज्यादा उसमें कंप्रेसिव और जिसका अल्फा कम उसमें टेंसाइल। तो हमें लगता है कि सारे केसेस आपको 1 बाय 1 समझ में आए होंगे। एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इस पर न्यूमेरिकल आए भी तो क्या दिक्कत है, कोई इन्हीं सब में से एक केस होगा। पी निकालो और पी अपन एरिया स्ट्रेस हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप सब लोग को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। 1 घंटे का कंप्लीट लेक्चर रहा। कल हम सब लोग इंपैक्ट लोडिंग का एक न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज कैसा रहा क्लास आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए। आप भी मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, दिन भी अच्छा हो, सुबह शाम रातें अच्छी हो, सब लोग खुश रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जल्दी से कहीं ना कहीं सिलेक्शन लीजिए, पार्टी हमारी तरफ से। ठीक है, सिलेक्शन आपका, पार्टी हम देंगे, ये क्योंकि गार्जियनशिप हमारी है, अंडर द गाइडेंस आप खुद ही बोलेंगे कि दिल है कि मानता नहीं, गुरुजी के चक्कर में ही आज का सिलेक्शन है, तो गुरुजी को याद तो करना पड़ेगा। पार्टी हमारी तरफ से, बस सिलेक्शन आपका चाहिए। ठीक है, चलिए खैर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।